चलिए ठीक है, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। अभी तक डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। अब हम यूज करने जा रहे हैं डायमेंशंस को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। इसमें पहला यूज जो है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, या आप कह सकते हो, ठीक है, किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायमेंशंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई रिलेशन है x इक्वल टू y, ठीक है, देन डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y, ठीक है। ये होना चाहिए। अगर ये रिलेशन करेक्ट है, इज अ करेक्ट रिलेशन इन फिजिक्स, ठीक है, देन डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y। तो जो x के डायमेंशंस हैं वही डायमेंशन y के होंगे, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है। जो डायमेंशंस LHS के होंगे वही RHS के होंगे। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला m की पावर p, l की पावर q और t की पावर r है, तो a इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू p होगा, b इक्वल टू q होगा और c इक्वल टू r होगा, ठीक है। ये सेम होंगे। जो मास का जितना डायमेंशन यहां पे है उतना ही डायमेंशन यहां पे भी होगा, लेंथ का जितना डायमेंशन यहां पे है उतना ही डायमेंशन यहां पे भी होगा, टाइम का जितना डायमेंशन यहां पे है उतना ही डायमेंशन यहां पे भी होना चाहिए। मतलब ये इसके इक्वल होने चाहिए, ये इसके इक्वल होने चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये करेक्ट है, ठीक है, लेकिन if a equation is dimensionally correct, then it is not necessary that it is a correct relation। ठीक है। If a equation is dimensionally correct, then it is not necessary that it is a correct relation in physics। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर x इक्वल टू वाई करेक्ट रिलेशन है फिजिक्स में, तो डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू होगा डायमेंशंस ऑफ y के, ठीक है। लेकिन
अगर डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ x के, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रिलेशन है वो करेक्ट रिलेशन है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किसी भी रिलेशन के लिए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है कि वो डायमेंशनल टेस्ट को पास करे। डायमेंशनल टेस्ट मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है। ये टेस्ट वो पास करे, ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने कोई रिलेशन लिखा x इक्वल टू वाई, और अगर इसे करेक्ट होना है तो ये करेक्ट कब होगा? जब डायमेंशंस ऑफ x इक्वल हो डायमेंशंस ऑफ y के, ठीक है। लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझनी है। इस नाते जब ऐसा होता है तो हम लिखते हैं रिलेशन इज या इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हम ये नहीं लिखते इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कोई रिलेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। मान लीजिए हमें कोई रिलेशन दिया जाता है, ठीक है। एक आसान सा रिलेशन मैं लेता हूं, F इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अगर ये रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS। हम LHS का डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ LHS अगर देखा जाए तो मतलब हमें ये LHS है, मतलब फोर्स का डायमेंशन निकालना है। फोर्स का डायमेंशन आपको याद होता है mLT की पावर -2, ठीक है। हम फिर क्या निकालेंगे? हम फिर निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ RHS। RHS का डायमेंशन निकालेंगे, ये क्या है? MA है, इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ M इंटू डायमेंशंस ऑफ A। मास का डायमेंशन कैपिटल M याद करके रखेंगे, एक्सीलरेशन का भी याद करके रखते हैं, LT की पावर -2, ठीक है, mLT की पावर। अब डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। आप देख सकते हो जो मास का डायमेंशन यहां पे है वही यहां पे भी है, जो लेंथ का डायमेंशन यहां पे है वही यहां पे भी है, जो टाइम का डायमेंशन यहां पे है वही यहां पे भी है। देखिए यहां पे पावर -2 है तो यहां भी पावर -2 है, यहां पे पावर 1 की है तो वहां भी 1 की है लेंथ पे, यहां पे मास पे पावर 1 है तो यहां पे भी मास पे पावर 1 है। तो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है। हम लिखेंगे उसके आगे रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। इस बात को नोट करके रखिएगा, मैंने लिखा, ठीक है, रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा कि रिलेशन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि रिलेशन के करेक्ट होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है ऐसा हो, ठीक है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इस नाते हमने लिखा कि मे बी ये रिलेशन करेक्ट हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है,
ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट। मैंने ये नहीं लिखा कि रिलेशन जो है वो करेक्ट है ही, मैंने लिखा डायमेंशनली करेक्ट, बीमीय तरीके से सही है, ठीक है, आगे जो है उसकी जांच की जा सकती है। तो यहां से हम क्या चेक कर सकते हैं, हम करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम केवल एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि हाँ ये रिलेशन करेक्ट हो सकता है, हम ये नहीं बता सकते कि ये करेक्ट है। लेकिन जो डायमेंशनल टेस्ट को नहीं पास कर रहे हैं, जहां पे डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल टू नहीं है डायमेंशंस ऑफ आरएचएस के, वहां क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो इनकरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए एक केस के थ्रू इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर लिखा हो F इक्वल टू वी बाई टी, जहां पे F फोर्स है, V वेलोसिटी है और T टाइम। तो एक बार फिर देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS, मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये कितना हो जाएगा ml t की पावर -2। फिर हम निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है, v बाई टी, RHS यही है। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसे डायमेंशंस ऑफ v अपॉन डायमेंशंस ऑफ t। v का क्या होता है l t की पावर -1 और टाइम का कैपिटल T, तो ये हो जाएगा l t की पावर -2। अब आप देख सकते हो डायमेंशंस ऑफ LHS हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS जस्ट नॉट इक्वल टू dimensions of RHS. So relation is not correct, ठीक है। यहां सीधे सीधे लिख दिया कि जो रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर डायमेंशनल टेस्ट पास नहीं हुआ तो सीधे सीधे लिख दिए कि रिलेशन जो है करेक्ट नहीं है। अगर पास हुआ तो क्या लिखे, रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए, अगर फेल हो गया तो कंफर्म कह देंगे कि भाई ठीक है ये रिलेशन जो है वो सही नहीं है। अगर डायमेंशनल टेस्ट पास कर दिया तो हम कहेंगे सही होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि 100% सही। चलिए अगर हमें ऐसा कोई रिलेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि चेक कीजिए क्या रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है, P इक्वल टू P नॉट साइन V बाई टी, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको ये चेक कीजिए भाई, आपको पता है ना कि साइन के साथ ये जो चीज आ रही है इसे क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, अगर ये बात है तो हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ v बाई टी क्या है जरा पता लगाएं, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ v बाई टी जो हो जाएगा, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और पी नॉट जो है वो भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ v बाई टी जब हम निकालेंगे तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t। लिख दें, v का डायमेंशन क्या होता है, m की पावर 0 l t की पावर -1। टाइम का क्या होता है, कैपिटल T। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l t की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये बात सही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, ठीक है, कि डायमेंशंस ऑफ v बाई टी डज नॉट इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। डायमेंशन लेस होने के लिए यही बात कही जाती है ना, v बाई टी डज नॉट इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दिया गया रिलेशन करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर यहीं से देखो, इसका ये ना चेक किया जाए, ठीक है, और केवल इतना ही चेक करके नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं आया, इस तरह से मैंने लिख दिया कि डायमेंशनली इनकरेक्ट। अगर ये आ गया होता तो हम क्या करते, हम निकालते डायमेंशंस ऑफ LHS। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ LHS P है, और P का कितना हो जाएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2। ऐसे ही हम निकालते डायमेंशंस ऑफ RHS। ठीक है, RHS का डायमेंशन हम क्या लिखते, P नॉट साइन v बाई टी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इसका लिख देंगे डायमेंशंस ऑफ P नॉट डायमेंशंस ऑफ साइन v बाई टी। आपको पता है ये डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशंस ऑफ P जो हो जाएगा, ठीक है, P नॉट वो इक्वल हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2। यहां पे देखो डायमेंशंस ऑफ LHS और डायमेंशंस ऑफ RHS तो आपस में सेम आ गए। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है इसका डायमेंशन सेम नहीं आया, इस तरह से हमने क्या कहा, हमने कहा कि गिवन रिलेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इस बात को हमको समझना है कि हम लोगों को चेक करते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। जैसे अगर कोई रिलेशन ऐसे दिया गया हो, y इक्वल टू a साइन vt बाई लैम्डा। ठीक है, और आपसे कहा जाए चेक कीजिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो ये जो y है, ठीक है, ये यहां पे डिस्प्लेसमेंट, a जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट, v जो है वो वेलोसिटी, t जो है वो टाइम, लैम्डा जो है वो वेव।
करें हम, देखिए सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे वी टी बाई लेमडा। तो हम लोगों ने निकाला डायमेंशंस किसका, वी टी बाई लेमडा का। तो डायमेंशंस ऑफ वी, डायमेंशंस ऑफ टी, डायमेंशंस ऑफ लेमडा। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1। t मतलब टाइम, टाइम का कैपिटल T। लेमडा वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो है वो भी हम लोग लिख सकते हैं कि L, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आ जाएगा m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0। मतलब आप सीधे सीधे देख लीजिए, ठीक है। यहां से t की पावर 0 हो जाएगा, यहां से L की पावर 0 हो जाएगा, m की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। तो ये डायमेंशन लेस आ गया। अगर ये डायमेंशन लेस आ गया तो अब आगे क्या करें, ठीक है। वही प्रक्रिया निकालिए, क्या, डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ y सीधे सीधे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन याद ही होता है L, ठीक है। डायमेंशन ऑफ RHS, RHS का डायमेंशन देखिए तो क्या हो जाएगा, A साइन, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ साइन, अब ये तो डायमेंशन लेस है और A जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ RHS के, ठीक है। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये डायमेंशन लेस हो गया, तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, जो रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा, हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते थे, हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करें। दूसरा यूज जो हम कर सकते थे, ठीक है, वो क्या कर सकते थे, we can derive new formula roughly, हम नए फॉर्मूला रफली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और काम कर सकते थे, we can express a physical quantity, we can express a physical quantity in terms of given फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये दो चीजें हम और कर सकते थे, देखिए वी कैन डेराइव न्यू फॉर्मूला रफली, हम नया फॉर्मूला रफली डेराइव कर सकते थे, और या फिर क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दी गई फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, ठीक है, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
अच्छा देखिए, दोनों बातें एक जैसी ही हैं। किसी दी गई फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का मतलब भी होता है कि किसी दी गई क्वांटिटी का फार्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में निकालना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशन ही तो डेराइव कर रहे हैं, एक फॉर्मूला ही तो डेराइव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो दोनों बातें एक जैसी हैं। यहां पे हम कह रहे हैं कि हम कोई फॉर्मूला डेराइव करेंगे, मतलब हम लिमिटेशन नहीं लगा रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में निकालेंगे। यहां हम देखिए वो इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं कि दी गई फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, दोनों जगहों पे हमें क्या करना है, हमें रिलेशन डेराइव करना है। तो देखिए कैसे रिलेशन डेराइव करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ठीक है कि आपसे कहा जाए फोर्स एक्टिंग on a particle depends on, डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और तीसरा रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट। जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस, मतलब ये डिपेंड करता है ठीक है इन चीजों पे। और हम फार्मूला तभी डेराइव कर सकते हैं जब हमें ठीक है ऐसे डिपेंडेंसी पता हो, और डिपेंडेंसी किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी, मैं इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इसे मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इसे मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो फोर्स लग रहा है वो F से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपसे कहा जाए ठीक है क्या, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस। आपको ये जानकारी दे दी गई कि फोर्स इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं बताया गया, आपको ये नहीं बताया गया कि डिपेंडेंसी का नेचर क्या है। ठीक है, ये आपको नहीं बताया गया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ठीक है, लेट इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c, यह हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर इंट्रोड्यूस किए तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, मैं ये चीजें हटा रहा हूं, तो अब आप कहेंगे कि भाई हमने ये एज्यूम किया है ये रिलेशन होगा, तो अगर ये रिलेशन आपने एज्यूम किया है तो करेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो सबसे पहली चीज इसे क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज इसे क्या करना चाहिए, डायमेंशनल टेस्ट जो है उसे पास करना चाहिए। जो सबसे पहला काम ये करे वो डायमेंशनल टेस्ट को पास करे, मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS जो है वो डायमेंशंस ऑफ RHS के इक्वल होना चाहिए, मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। इसे हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ f इक्वल टू
मास ठीक है। अगर ये बात सही है तो देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है ml की पावर -2 कैपिटल M की पावर a v l t की पावर -1। रेडियस का क्या हो जाएगा l हो जाएगा, आपको पता है वेलोसिटी का l t की पावर -1 हो जाएगा और मास का कैपिटल M। यहाँ पे m की पावर a है, l की पावर b हो जाएगा, t की पावर -b हो जाएगा, यहाँ पे l की पावर c हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या लिख सकते हैं, l की पावर b प्लस c और t की पावर। अब देखिए अगर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जो m की पावर यहां है और जो यहां है वो इक्वल होने चाहिए। यहां पे 1 है, यहां पे जो पावर है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो पावर है इसके इक्वल होना चाहिए। क्या लिख देंगे तो यहां से, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। यहाँ पे b इक्वल टू 2 मिल जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। अगर b की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 माइनस 2, वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 आपको पता ही है, जो फॉर्मूला आपने एज्यूम किया था f इक्वल टू k m, a की जगह पे 1 रख दीजिए, v b की वैल्यू कितनी है 2 रख दीजिए, और अगर इसी को लिखा जाए f इक्वल टू k m b स्क्वायर, इस r को नीचे ले आइए। ठीक है, ये आपने एक रिलेशन डिराइव कर दिया। आपने वर्ड यूज किया था कि आप जो रिलेशन डिराइव करेंगे वो रफली डिराइव करेंगे। तो देखिए आपने रफली डिराइव किया है। ये एक k जो है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इस k के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे कि k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, जो k है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसके बारे में इसकी क्या वैल्यू है ये हम डायमेंशनल मेथड के थ्रू नहीं बता सकते। ठीक है, हम सिर्फ वो रिलेशन डिराइव कर सकते हैं जो इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। ठीक है, अब लोग लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, वी कैन नॉट derive relations v equal to u plus at, ठीक है, s equal to ut plus half at square या w equal to f d cos थीटा, जिसमें इस तरीके से cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ठीक है, log e to the power x ऐसे टर्म्स आ रहे हों। ठीक है, इनको हम जो है वो डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड का यूज करके हम इन्हें डिराइव नहीं कर पाते हैं, इस तरीके के रिलेशंस जिसमें यहां राइट हैंड साइड में, ठीक है, जो रिलेशंस हो वो
दो टर्म्स जुड़ रहे हो या दो से ज्यादा टर्म्स जुड़ या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे रिलेशंस नहीं डेराइव कर सकते। ऐसे रिलेशंस भी नहीं कर सकते जहां पे cos थीटा sin थीटा tan थीटा, ठीक है, या फिर log e टू दी पावर x के फॉर्म में कोई चीज आई हुई हो, तो ये रिलेशंस डायमेंशनल मेथड से डेराइव नहीं हो सकते, ठीक है। डायमेंशनल मेथड और क्या करता है, डायमेंशनल मेथड k के बारे में, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। लिख सकते हैं हम डायमेंशनल मेथड does not give any information about k। k क्या है, k is dimensionless constant, k जो है वो dimensionless constant है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं देती, ठीक है। चलिए ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर इसी टाइप का आ जाए, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। F फोर्स, वेलोसिटी, time are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities, ठीक है, यहां वर्ड हम यूज कर सकते हैं एंड time are taken as fundamental quantities, then find the dimensions of the mass, ठीक है। If force, velocity and time are taken as fundamental quantities, then find the dimensions of the mass, ठीक है। अगर हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह लें तो फिर मास का डायमेंशन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देना। हम लोग करेंगे ये, हम लोग कहेंगे कि ठीक है मास लेते हैं, ठीक है, मास का रिलेशन हम किस में निकालेंगे, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में, ठीक है। ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दी गई हैं, तो मास का रिलेशन अगर हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मास जो है वो डिपेंड कर रहा होगा फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इन्हीं तीनों के टर्म्स में तो मास को रिप्रेजेंट करना है, तो मान लेते हैं ऐसा। फिर मैंने कहा कि मान लेते हैं इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c, ठीक है। फिर वही काम, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इसके आगे जो है m इक्वल टू k, f की पावर a, b की पावर b, t की पावर c। यहां हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार फिर वही बात कहेंगे कि अगर ये रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है, अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो इसे डायमेंशनल टेस्ट पास करना चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ m इक्वल हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ इसके डायमेंशन, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं
डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। देखिए यहां पे ये m हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन आपको याद है ml t की पावर -2, वेलोसिटी का होता है l t की पावर -1, टाइम का, ठीक है, ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2, l की पावर b, t की पावर -b, और ये हो जाएगा t की पावर, ठीक है। ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a -b प्लस c, ठीक है। अब जो है वो यहां पे तो ये डायमेंशन m है, तो देखिए LHS और RHS दोनों तरफ जो है वो डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, तो a इक्वल हो जाएगा 1 के। देखिए यहाँ पे l और t तो ही नहीं है, तो उनकी पावर कितनी मान ली जाए, 0, तो हम लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो। देखो a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1, तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। ऐसे ही हम कहेंगे -2a -b प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे टाइम का ये पावर है, यहाँ पे टाइम है ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टाइम की पावर 0 है। भाई इसे अगर इस चीज को, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। तो -2, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, प्लस c इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से सिंप्लीफाई कीजिए, -1 प्लस c इक्वल टू 0 मींस c इक्वल टू, ठीक है। अगर c की वैल्यू 1 हो गई तो अब देखिए हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, हम रिलेशन लिख सकते हैं m इक्वल टू k, ठीक है। फोर्स a की वैल्यू 1 ऐसे ही रहने देते हैं, वेलोसिटी v, तो इस v की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, और t पावर क्या लगा है, c 1। इसी में हम ठीक है, इस वाले रिलेशन हम a b और c की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो हमें ये चीज मिल जाती है। और अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास क्या हो जाएगा, ठीक है। फोर्स को कैपिटल F लिख दीजिए, वेलोसिटी को कैपिटल B लिख दीजिए, और जो टाइम स्मॉल लेटर में है t उसे कैपिटल लेटर में कर दीजिए, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि जो मास है उसमें फोर्स का डायमेंशन 1 है, वेलोसिटी का डायमेंशन -1 है, और टाइम का डायमेंशन 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते थे डायमेंशनल एनालिसिस में। अब आज की क्लास में इतना ही हम रहने देते हैं, बाकी चीजें जो हैं वो अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। एक और यूज होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये हम लोग अगली क्लास में